आज 31 मार्च को रामलीला मैदान दिल्ली में आम आदमी पार्टी के आह्वान पर सभी इंडिया गठबंधन नेताओं ने मिलकर एक विशाल जनसभा की। मंच पर सारे नेताओं के साथ जो दो खास मेहमान थे वो थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल। हालांकि इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना तो ये है कि ये एक चुनावी जनसभा नहीं है, पर अगर मुद्दा राजनीतिक हो और वक्त चुनाव का हो तो जनसभा चुनावी ही होती है। चुनावी जनसभा न दिखाने के लिए पीछे बैनर राजनीतिक नहीं था, पीछे बैनर है लोकतंत्र बचाओ और दोनों साइड में अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की तस्वीर के साथ तानाशाही हटाओ का वीडियो चल रहा है। पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपने वक्तव्य में केजरीवाल का संदेश पढ़ते हुए 6 गारंटी के रूप में पूरे देश में मोहल्ला क्लिनिक, अच्छे स्कूल, जिला स्तर में बड़े अस्पताल, गरीबों को मुफ्त बिजली, किसानों को एमएसपी की गारंटी और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना जैसी चुनावी घोषणा भी कर दी। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे, मंजूर है? तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी, होना चाहिए। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे, देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे, मंजूर है? पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे, मंजूर है? छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है, उनकी चुनी हुई सरकार पंगु है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे, दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, मंजूर है? आइए एक नजर इस पर डाल लें कि किस नेता ने किन मुद्दों पर बात की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ने अपने वक्तव्य की शुरुआत में कहा कि मैं आधी आबादी और आदिवासी समाज की आवाज हूं। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान में कई बातों को ये एनडीए की सरकार बदलने में लगी है। उन्होंने कहा, पार्टी या कोई नेता कोई भी हो, जनता से बड़ा नहीं होता। आज इस मंच से मैं भारत की 50% महिला आबादी एवं 9% आदिवासी समाज के आवाज के रूप में आप सभी के समक्ष खड़ी हूँ। भारत में बाबा साहेब जी के संविधान के प्राप्त जितनी भी गारंटियां हैं, उन सभी को एनडीए सरकार के द्वारा उसे नष्ट किया जा रहा है। इनकी गारंटियों की गारंटी कौन लेगा? जिन्होंने एक एक करके हमारे संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है। कोई भी इस देश में बड़ा नेता हो जाए, वो सबसे बड़ा नहीं होता है। आज भारत की जनता सबसे बड़ी है। अगर कोई दल बहुत अपने आप को शक्तिशाली समझता है, लेकिन भारत की 140 करोड़ की जनता से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर नहीं हो सकती है। उद्धव ठाकरे ने अपने वक्तव्य में कहा
कि यहाँ हमारी दो बहनें लड़ रही हैं और अगर बहनें लड़ रही हैं तो भाई कैसे नहीं आएंगे। उन्होंने किसानों से भी ये आह्वान किया कि जैसे इस सरकार ने आपको दिल्ली आने से रोका है, आपके रास्तों में कीलें बिछाई हैं, उसी तरह से आप इस सरकार को दिल्ली में वापस सरकार में आने से रोकें। अपनी दो बहनें हिम्मत से लड़ रही है, अगर बहन हिम्मत से लड़ रही है तो भाई कैसे पीछे रहेगा। कि कुछ दिन पहले उत्तर भारत के सारे किसान दिल्ली आना चाहते थे, नहीं आने दिया, उनके जो रास्ते थे उसमें खिले डाल दिए, उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ा, लाठीचार्ज किया। तो मैं पूरे देश के किसानों का आह्वान करता हूं, आप अन्नदाता हो, आप अन्नदाता हो, अन्नदाता देवो भव हमारी संस्कृति है। जो सरकार किसानों को आतंकवादी मानती है और जो सरकार किसानों को दिल्ली आने से रोकती है, तो पूरे अब समय है कि पूरे देश के किसानों ने किसानों को आतंकवादी समझने वाली भाजपा सरकार को दिल्ली आने से रोकना होगा। जैसे आपकी राह उन्होंने आपके रास्ते दिल्ली आने से रोकी थी, वैसे अब किसानों ने बीजेपी को दिल्ली आने से रोकना ही होगा। और तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि 400 पार, लगता है अभी से ही ईवीएम सेट कर लिया है। तेजस्वी यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने के दौरान महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के खड़े होकर पुरस्कार देने और ऐसे में प्रधानमंत्री बैठे रहे, इसका भी जिक्र किया। वो लोग नारा लगा रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं, अब की बार 400 पार। ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुका है। कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी आडवाणी जी को भारत रत्न देकर के सम्मानित कर रही थी। मोदी जी आडवाणी जी के बगल में बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति खड़ा होकर के सम्मानित कर दिए हैं, लेकिन मोदी जी खड़ा भी नहीं हुए, राष्ट्रपति के सम्मान में खड़ा भी नहीं हुए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है, ईडी और सीबीआई से डराकर चंदा वसूलने का काम कर रही है और इस वसूले गए चंदा को दबाने के लिए विपक्षी नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि अगर देश को बचाना है तो अपने वोट की ताकत को समझना पड़ेगा। खाली दिल्ली से ही नहीं बल्कि पूरे देश से भाजपा को साफ करना होगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। केवल दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। ईडी सीबीआई से डरा करके इन्होंने सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जैसे मैच फिक्स होता है वैसे ही यहां हो रहा है। मैच शुरू होने से पहले ही हमारे दो नेताओं यानी सीएम केजरीवाल और हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के एक सांसद ने कहा है कि हम लोकसभा चुनाव को जीतते ही संविधान को बदल देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव संविधान को बचाने की लड़ाई है। साथ ही उनका कहना है कि भाजपा विपक्षी को चुनाव लड़ने नहीं देना चाहती, इसीलिए चुनाव के इतने करीब आने पर 2 मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया और साथ ही कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए। बैंक अकाउंट बंद करने थे, 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। इलेक्शन कमीशन के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया, 2 नेताओं को, 2 चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला।
चुनाव से कुछ ही महीने पहले अगर डालना था तो 6 महीने बाद डाल देते, 6 महीने पहले डाल देते। नहीं, चुनाव से 2-3 महीने पहले 2 चीफ मिनिस्टर को डालना था। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर संविधान नहीं होता तो भाजपा महिलाओं को वोट तक नहीं देने देती, क्योंकि उनकी विचारधारा बहुत अलग है। साथ ही उनका कहना है कि जनता अब लोकतंत्र चाहती है या तानाशाही, ये अब जनता को तय करना पड़ेगा। ये चुनाव संविधान को बचाने की लड़ाई है। अंत में उन्होंने अपने संबोधन को उर्दू के मशहूर शायर राहत इंदौरी के इस शेर के साथ विराम दिया। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कर दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए और संविधान को बचाने के लिए। संविधान है तो आपको रिजर्वेशन है, संविधान है तो आपको मूलभूत जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, वो मिलेंगे, और संविधान नहीं है ये कुछ नहीं मिलेगा। आप याद कीजिए, अगर बीजेपी की सरकार इस देश में संविधान बनाती तो वो पहला काम करते, महिलाओं को वोटिंग की पावर ही नहीं देते। अपील भी तुम हो, दलील भी तुम, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। इंडिया गठबंधन की 5 सूत्री मांगे भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी मांग, चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई द्वारा की जाने वाली बलपूर्वक कार्रवाई को रोकना चाहिए। तीसरी मांग, श्री हेमंत सोरेन एवं श्री अरविंद केजरीवाल जी की तत्काल रिहाई की जाए। चौथी मांग, चुनाव के दौरान विपक्ष के राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए। पांचवी मांग, चुनावी बांड का उपयोग करके बीजेपी द्वारा बदले की भावना, जबरन वसूली और धन शोधन के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित हो जानी चाहिए। बीजेपी शासन द्वारा पैदा की गई अलोकतांत्रिक बाधाओं के बावजूद इंडिया गठबंधन लड़ने, जीतने और हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए दृढ़ और आश्वस्त है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। एक बार मेरे साथ कहिए, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। धन्यवाद। सभी नेताओं के और दोनों मुख्यमंत्री, एक पूर्व और एक वर्तमान मुख्यमंत्री की धर्मपत्नियों की बातों का लब्बो-लुआब अगर देखा जाए तो देश के वर्तमान हालात सच में सोचने लायक हैं। रामलीला मैदान दिल्ली में इससे पहले जो बड़ी रैली हुई थी, जो राजनीतिक नहीं थी, वो 2011 में अन्नाव आंदोलन के दौरान ही हुई थी और उस रैली ने सरकार बदलने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। और अब ये रैली, जिसे विपक्ष राजनीतिक रैली ना कहकर लोकतंत्र बचाने का आंदोलन कह रहा है, कितना असरदार होगा ये तो वक्त के गर्भ में है। पर एक बात तो यहाँ नजर आ रही है कि इस मुद्दे ने विपक्ष को एक साथ वापस एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने विपक्ष के प्रति सहानुभूति पैदा कर ही दी है। मेनस्ट्रीम मीडिया एजेंडा सेटिंग थ्योरी के हिसाब से ये एजेंडा सेट करने की कोशिश करता दिख रहा है कि ऐसी रैली से बहुत फायदा होता नहीं दिखेगा, क्योंकि सीट शेयरिंग पर विपक्ष एकजुट नहीं है। लेकिन सीट शेयरिंग का मुद्दा केवल विपक्ष के लिए नहीं है, बल्कि ये बात सत्ता पक्ष के लिए भी लागू होती है। वहां भी सीट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा है।
मेन स्ट्रीम मीडिया इसे अच्छे से दिखा नहीं रहा है। 4 जून को जनता बता ही देगी कि विपक्ष की रैली, विपक्ष की भावनात्मक अपील, विपक्ष के आरोप जीतते हैं या फिर नरेंद्र मोदी का चेहरा इन सब पर भारी पड़ेगा। आपकी उस मुद्दे पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।